नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के चौथे पाठ दोपहरी कविता का अध्ययन करेंगे, जिसकी कवित्री शकुंत माथुर जी हैं। और इस कविता में उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि किस प्रकार भीषण गर्मी का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, साथ ही साथ सभी पशु पक्षियों व प्रकृति पर भी पड़ता है। अर्थात सभी प्राणी गर्मी की प्रचंड मार को सहते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि गर्मी के मौसम में दोपहर के समय आकाश के नीचे जो ये सड़कें, काली सड़कें हैं, जिन पर तारकोल नाम का एक पदार्थ बिछा हुआ है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पक्की सड़कों पर लगा होता है, वे सड़कें अंगारों के समान, जलते हुए अंगारों के समान जल रही हैं, अर्थात गर्म हो गई हैं। यहाँ पर सड़कों की तुलना अंगारों से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसकी समानता के आधार पर की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि पेड़ों की जो छाया थी वह भी अब ठंडी नहीं थी, क्योंकि गर्मी के कारण पेड़ों के पत्ते जो हैं वह झुलस गए थे, जल गए थे, और जलकर झुलसकर वह पेड़ों से झड़ गए थे। और जब पत्ते पेड़ों से झड़ गए, उसके बाद जो पेड़ हैं वह नंगे दिखाई दे रहे थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कि वह नंगे दिखाई दे रहे हैं, लंबे शरीर के, जैसे कि वे लंबे शरीर वाले कंकाल हों। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य का शरीर भूखमरी के कारण हड्डियों का केवल एक ढांचा बनकर रह जाता है, उसी प्रकार वृक्ष के पत्ते झड़ जाने के बाद, क्योंकि वृक्ष के जो वस्त्र हैं, वह पेड़ों के जो वस्त्र हैं वे पत्ते होते हैं, और पत्ते ना रहने पर वे नंगे लंबे शरीर के कंकालों के समान खड़े दिखाई देते हैं। हो अकाल के ज्यों अवतार, जैसे भूखमरी के कारण जब व्यक्ति का शरीर भी एक हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष भी कंकालों के समान ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है वे अकाल के अवतार हों। आगे बढ़ते हैं। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। कि गर्मी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल बहुत ही दूर एक तांगा दिखाई दे रहा था, जिस तांगे को कोचवान अपनी काली चाबुक के बल पर आगे बढ़ाता था। यहाँ पर काली चाबुक का अर्थ है वह वस्तु जिससे किसी घोड़े को हाँकने के लिए काम में लाया जाता है, और कोचवान जो तांगे को चला रहा है। घूम घूम जो बलकाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। गर्मी के कारण घोड़े की जो पीठ है वह भी गर्म हो गई है, और जब वह चाबुक दुबले घोड़े के, कमजोर से घोड़े की गर्म पीठ पर बेदर्दी से मारी जाती थी, तो वह घूम घूम कर ऐसी प्रतीत होती थी, चाबुक ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह सांप के समान हो। यहाँ पर चाबुक की उपमा सर्प से की गई है कि चाबुक जो है वह सर्प के समान दिखाई देता है जब वह दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर बेदर्दी से मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। घोड़ा जो है वह सड़कों पर ऐसे दौड़ा जा रहा है, और सड़कें इतनी गर्म है कि ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे वह अंगीठी के ऊपर चल रहा हो। अर्थात सड़कें, तारकोल की बनी सड़कें, वे अंगीठी की तरह जल रही हैं।
कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि कभी एक ग्रामीण दिखाई देता है जिसके कंधे पर एक लाठी है और उसमें उसने एक मोटी सी गठरी बांधी हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस गठरी में उसके सभी सुख और दुख हों। लिए पीठ पर भारी, और उसकी पीठ पर अपने परिवार की जिम्मेवारियों का बोझ है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति बाहर निकलता है इतनी गर्मी में जिसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारियों का बोझ हो। उनके पालन पोषण के लिए उसे गर्मी में बाहर निकलना ही पड़ता है। यहाँ पे सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, अर्थात उसके अपने परिवार के सुखों के लिए उसे इतना दुख तो भोगना ही होगा। और यहाँ पर पीठ पर भारी का अर्थ है कि उसके ऊपर उनकी जिम्मेवारी का बोझ है। जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं उस ग्रामीण के जूते जो हैं वे फटे हुए हैं और उन फटे हुए जूतों में से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गांव की आत्मा उन जूतों में से झांक रही हो। अर्थात कहने का भाव यह है कि संघर्ष करते करते उसके जूते जो हैं वह फट गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है उसका ये संघर्ष करते करते देख सभी जितने भी किसान हैं इस देश के, जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, उन सब की मनोदशा का यहाँ पर पता लगता है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, और वह जीविका कमाने के लिए और अपने परिवार की पालन पोषण करने के लिए और खुद स्वयं जीवित रहने के लिए कठिन प्रयास, मुश्किल प्रयास करते हुए आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे कार्य तो करना ही होगा, तभी वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा, उनकी पालन पोषण कर पाएगा। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि सभी मनुष्य तो इस गर्मी से परेशान है ही, साथ में जो चिड़िया पशु पक्षी हैं वह भी परेशान हैं। चिड़िया भी अपनी चोंच को खोल घर की खपरेलों के नीचे छिपती हुई नजर आती है। अर्थात यहाँ पर घर की खपरेलों के नीचे का अर्थ है कि पहले के जो घर हैं वो मिट्टी के बने होते थे, घास फूस के बने होते थे, और उनकी जो छतें हैं वे घास फूस की बनी होती थी, जिन्हें खपरेल कहा जाता था। तो वह ठंडी होती थी, इसलिए चिड़िया उन खपरेलों में ही अपने लिए छुपने का स्थान ढूंढ रही है, क्योंकि बाहर आंगन में बहुत ही भयंकर धूप है, जिससे वह बचने के प्रयास में खपरेलों के नीचे उड़ती छिपती हुई नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। इन पंक्तियों में कवित्री ने इस कविता का दृश्य ही बदल दिया है कि इसमें दिखाया गया है कि पिछले दृश्य में तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति घर से बाहर निकलने के लिए गर्मी के मौसम में भी विवश है, मजबूर है, क्योंकि उसे अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता है और उस पर अपने परिवार की जिम्मेवारियों का बोझ है। और दूसरी तरफ जो बड़े घर के लोग हैं या बड़े घर के जो धनवान व्यक्ति हैं, जो हर तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, वे उनके घर में तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी मजे में रहते हैं। यहीं पर इन पंक्तियों में यही दर्शाया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि उन घरों के तो, बड़े घरों के तो पालतू श्वान यानी पालतू कुत्ते, यहाँ पर श्वान का अर्थ है कुत्ते, भी बाथरूम में पानी के टब के अंदर ठंडक लेने के लिए
पड़े रहते हैं आंखें मूंद कर। कि बड़े घरों के पालतू कुत्ते बाथरूम में पानी के टब के अंदर हल्की ठंडक लेने के लिए आंखें मूंद कर मजे से लेटे रहते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। शाम के समय तक भी कोई बाहर नहीं निकलता है थप्पड़ खाने गरम हवा के। यहाँ पर थप्पड़ खाने गरम हवा के का अर्थ है कि शाम के समय भी इतनी गर्मी पड़ती है कि कोई भी घर से गर्म हवा खाने के लिए बाहर नहीं निकलता है। और या जब हम इतनी गर्मी में कोई बाहर भी निकलता है तो उसके शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है उस गर्मी का, उसकी त्वचा पर, कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि धूप से गाल जो हैं उसके लाल हो जाते हैं, शरीर उसका लाल दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गर्म हवा के थप्पड़ खाने, कि कोई भी शाम के समय तक घर से बाहर नहीं निकलता है गर्म हवा के थप्पड़ खाने, अर्थात बाहर गर्म हवा है इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकलता है। संध्या की चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। संध्या के समय, शाम के समय जो और दिन चहल पहल होती थी वह चहल पहल नहीं थी। उस चहल पहल में भी गहरे सूने रंग की चादर बिछी हुई का अर्थ है कि जैसे और मौसम में शाम के समय लोगों की चहल पहल होती थी, अब वह नहीं है, वह भी सूनी सूनी नजर आती है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है। तो ये थी कविता जिसमें कवित्री ने अमीर और गरीब वर्ग दोनों की मनोदशा का इसमें वर्णन किया है और यह भी बताया है कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति गर्मी के मौसम में भी, भरी दोपहरी में भी बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाता है, और वहीं दूसरी ओर अमीर व्यक्ति जो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है, वह शाम के समय तक भी घरों से बाहर नहीं निकलता है। तो एक बार ये शब्दार्थ भी देख लीजिए। दीर्घकाय, दीर्घकाय का अर्थ है लंबा, तगड़ा। सरीखी, समान, सरीखी का अर्थ है समान, जैसे दिया गया था सर्प सरीखी यानी सांप के समान। श्वान, कुत्ता। नैन, आंख। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।